नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और एडू सचिन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर में बहुत गहराई से उतरने वाले हैं जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि आखिर भारत में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें इतनी मजबूत हुई कैसे। जी हाँ, हम बात करेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स की। ये सिर्फ 3 लड़ाइयां नहीं थी दोस्तों, ये वो संघर्ष था जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोचिए, 18वीं सदी में मराठा पावर अपने पीक पर थी और लग रहा था कि मुगलों के बाद दिल्ली पर उन्हीं का राज होगा। लेकिन सिर्फ 50 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी ताकत पूरी तरह बिखर गई और ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावर बन गई। आज की इस मास्टर क्लास में हम हर वजह, हर ट्रीटी, हर एक पहलू को बहुत बारीकी से समझेंगे। तो अपना पेन और नोटबुक तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है और हम एक भी जरूरी पॉइंट मिस नहीं करने वाले हैं। तो देखिए, अपनी पूरी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है ताकि एक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मराठा शक्ति, जिसे हम एक साम्राज्य मानते हैं, वो असल में एक खंडित संघ या एक टूटी हुई टीम जैसी क्यों थी। फिर हम एक एक करके तीनों वॉर्स के कारण, उनकी बड़ी घटनाएं और उनके नतीजों पर बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इन सब लड़ाइयों के बाद कंपनी राज की स्थापना कैसे हुई। ये हमारा पूरा रोड मैप रहेगा। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, खंडित संघ। देखिए, किसी भी लड़ाई को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर लड़ाई की नौबत आई क्यों, उस समय हालात क्या थे। जब अंग्रेजों से मराठों का सामना हुआ तब मराठे अंदर से कैसे थे। क्या वो एक मजबूत एकजुट ताकत थे या अंदर ही अंदर बिखरे हुए थे। स्क्रीन पर ये जो नक्शा है ये इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है। देखिए, मराठा साम्राज्य कोई एक सेंट्रल पावर नहीं था जैसे मुगल साम्राज्य था। ये एक परिसंघ या कन्फेडरेसी था। आसान भाषा में कहें तो ये 5 बड़े मराठा सरदारों का एक ढीला ढाला गठबंधन था। टॉप पर पुणे में पेशवा थे, जो प्रधानमंत्री की तरह इस गठबंधन के नाम के मुखिया थे। लेकिन असली पावर तो इन 5 में बटी हुई थी। पुणे के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़। कहने को तो ये सब एक थे, पर असल में इनके बीच ही जबरदस्त कंपटीशन चलता रहता था। कौन ज्यादा ताकतवर है, किसका कंट्रोल ज्यादा है, इन सब बातों को लेके इनमें अक्सर झगड़े होते रहते थे। और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, आपसी फूट, जिसका अंग्रेजों ने खूब जी भर के फायदा उठाया। और इसी आपसी फूट का सीधा नतीजा था पहला एंग्लो मराठा युद्ध। जैसा कि आप सब टाइटल में पढ़ ही सकते हैं, इस युद्ध की शुरुआत किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं की, बल्कि मराठों के घर के झगड़े ने की। पेशवा की कुर्सी के लिए एक फैमिली ड्रामा शुरू हुआ और इसी ने अंग्रेजों को मराठों के घर के मामलों में टांग अड़ाने का वो सुनहरा मौका दे दिया जिसकी वो शायद ताक में बैठे थे। तो पूरी कहानी की जड़ है 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस लड़ाई में मराठों को इतनी बुरी हार मिली कि इसके सदमे से उस वक्त के पेशवा बालाजी बाजीराव की मौत हो गई। उनके बाद उनका बेटा माधवराव पेशवा बना, जो बहुत ही काबिल शासक था। उसने मराठा पावर को फिर से खड़ा किया। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 27 साल की उम्र में 1772 में उसकी भी मौत हो गई। ये मराठों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब उसके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा भी कहते थे, वो खुद पेशवा बनना चाहते थे। उनके अंदर सत्ता का लालच कूट कूट कर भरा था और वो किसी भी कीमत पर पेशवा की गद्दी चाहते थे। और यहीं वो ऐतिहासिक गलती हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। जब रघुनाथ राव की दाल मराठा सरदारों के बीच नहीं गली तो उसने वो कदम उठाया जो आत्मघाती था। सत्ता के लालच में वो सीधा बॉम्बे में अंग्रेजों के पास पहुंच गया और उनसे मदद मांगी। उसने कहा कि आप मुझे पेशवा बनवा दो, बदले में मैं आपको जमीन और व्यापार में छूट दूंगा। ये इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार मराठा संघ के इतने बड़े दावेदार ने अपनी ही ताकत के खिलाफ एक बाहरी शक्ति को उनके घर के झगड़े में शामिल कर लिया था। यहीं से पहले एंग्लो मराठा युद्ध की नींव पड़ी। अब कहानी में एक और मजेदार ट्विस्ट आता है। रघुनाथ राव ने बॉम्बे में अंग्रेज अफसरों के साथ 1775 में सूरत की संधि कर ली। इसके हिसाब से अंग्रेज रघुनाथ राव को 2500 सैनिक देंगे और बदले में उन्हें सालसेट और बेसिन जैसे अहम इलाके मिलेंगे। लेकिन उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की मेन पावर कलकत्ता में थी और वहां बैठा था गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। जब हेस्टिंग्स को इस संधि का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि बॉम्बे वालों को इतनी बड़ी संधि करने का कोई हक नहीं है। तो हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि को कैंसिल कर दिया और सीधा पुणे दरबार में नाना फडणवीस से बात करके 1776 में एक नई संधि की, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं।
इसमें अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ने की बात मान ली। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में ही फूट पड़ गई। बॉम्बे कुछ और कह रहा था, कलकत्ता कुछ और। इस कंफ्यूजन ने लड़ाई को और भी लंबा खींच दिया। बॉम्बे के अंग्रेजों ने कलकत्ता की बात नहीं मानी और राघोबा को पनाह देते रहे। इससे नाराज होकर मराठों ने जंग छेड़ दी। 1779 में वडगांव की लड़ाई में महादजी शिंदे जैसे काबिल सरदार के नेतृत्व में मराठों ने अंग्रेजी सेना को बुरी तरह से हरा दिया। ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, एक अपमानजनक हार थी। उन्हें वडगांव की संधि साइन करनी पड़ी जो पूरी तरह मराठों के हक में थी। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बाद में संधि को भी मानने से इनकार कर दिया और लड़ाई चलती रही। आखिर में जाकर 1782 में सालबाई की संधि के साथ ये लंबी लड़ाई खत्म हुई। इस संधि में लगभग स्टेटस को बना रहा, मतलब जो जैसा था वैसा ही रहा। तो एक तरह से पहला युद्ध बराबरी पर छूटा, किसी की साफ जीत नहीं हुई। लेकिन इसने अंग्रेजों को एक बात जरूर सिखा दी थी कि मराठों को हराना है तो उनकी आपसी फूट का फायदा उठाना ही होगा। पहले और दूसरे युद्ध के बीच करीब 20 साल तक शांति रही। ये 20 साल मराठों के लिए एक सुनहरा मौका थे कि वो अपनी गलतियों से सीखते, एकजुट होते और अपनी ताकत को और मजबूत करते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये 20 साल का वक्त उन्होंने आपस में ही लड़ने झगड़ने में बर्बाद कर दिया और इसी का नतीजा था दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, जो मराठों के लिए एक निर्णायक और तबाह कर देने वाला प्रहार साबित हुआ। इस बार संकट की वजह बनी 1795 में पेशवा माधवराव द्वितीय की मौत। उनकी मौत के बाद एक कमजोर शासक बाजीराव द्वितीय नया पेशवा बना। लेकिन असली कंट्रोल किसके हाथ में हो, इसके लिए दो सबसे बड़े मराठा सरदार, ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया और इंदौर के यशवंतराव होलकर आपस में ही भिड़ गए। ये एक बहुत भयानक दौर था। 1802 में यशवंतराव होलकर ने पुणे के पास एक जबरदस्त लड़ाई में सिंधिया और पेशवा की मिलीजुली सेना को हरा दिया। और यहाँ इतिहास ने खुद को दोहराया, लेकिन इस बार और भी बुरे तरीके से। अपनी हार से डरकर पेशवा बाजीराव द्वितीय पुणे से भाग गया। और पता है किसकी शरण में गया? अंग्रेजों की शरण में। ठीक वैसे ही जैसे 25 साल पहले राघोबा भागा था। सोचिए, पेशवा जो पूरे मराठा संघ का मुखिया था, वो खुद चलकर अंग्रेजों के पास गया और उनसे मदद की भीख मांगने लगा। अंग्रेजों के लिए तो ये किसी लॉटरी लगने जैसा था। उन्हें मराठा राजनीति के सेंटर में दखल देने का इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता था। अंग्रेजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और डरे हुए बाजीराव द्वितीय से 1802 में बेसिन की संधि साइन करवा ली। यह संधि मराठा आजादी के लिए एक डेथ वारंट जैसी थी। इसकी शर्तें बेहद अपमानजनक थीं। सबसे खतरनाक शर्त थी सब्सिडरी अलायंस को मानना। इसका मतलब था कि पेशवा ने अपनी आजादी अंग्रेजों के हाथ में दे दी। अब पुणे में एक अंग्रेजी सेना रहेगी जिसका खर्चा भी पेशवा को ही उठाना होगा। सूरत जैसा अहम शहर हमेशा के लिए अंग्रेजों को दे दिया गया। 26 लाख रुपए की कमाई वाले इलाके भी उन्हें सौंप दिए और सबसे बड़ी बात, अपनी फॉरेन पॉलिसी पर पूरा कंट्रोल खो दिया। मतलब अब पेशवा किसी दूसरे राजा से, यहाँ तक कि दूसरे मराठा सरदार से भी बिना अंग्रेजों से पूछे बात नहीं कर सकता था। इस एक संधि ने मराठा संघ की कमर तोड़कर रख दी। जब दूसरे मराठा सरदारों जैसे सिंधिया और भोसले को बेसिन के संधि के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे मराठा सम्मान पर हमला समझा और इसका विरोध किया। लेकिन वो एक साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी से नहीं लड़ पाए। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अपनाई और उन्हें अलग अलग लड़ाइयों में हरा दिया। अब इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। 1803 में अंग्रेजों ने भोसले को हराकर देवगांव की संधि की, जिससे उन्हें कटक और बालासोर का इलाका मिला। फिर सिंधिया को हराकर सूरजी अंजनगांव की संधि की, जिससे गंगा, यमुना, दोआब, दिल्ली, आगरा जैसे उपजाऊ और स्ट्रेटेजिक इलाके उनके हाथ लग गए। बाद में 1805 में होलकर को भी राजघाट की संधि साइन करनी पड़ी। इन संधियों का नतीजा ये हुआ कि सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। दूसरे युद्ध में मिली जबरदस्त हार के बाद मराठा शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। अब ये बस अपने खोई हुई इज्जत और आजादी को वापस पाने की एक आखिरी और बहुत कमजोर कोशिश थी। तीसरा युद्ध मराठों का लास्ट स्टैंड था, लेकिन इस बार भी वो एक टूटी हुई बटी हुई शक्ति के तौर पर ही लड़े। इस युद्ध का बहाना बने पिंडारी। पिंडारी एक तरह के लड़ाके थे जो अक्सर मराठा सेना के साथ लूटमार करते थे। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों को खत्म करने का अभियान चलाया और मराठों पर उन्हें पनाह देने का इल्जाम लगाया। असल में ये मराठों को उकसाने और उनकी बची खुची ताकत को भी खत्म करने का एक बहाना ही था। इस बेइज्जती से तंग आकर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आखिरी बार अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया। होलकर और भोसले भी उसके साथ आ गए,
लेकिन यहाँ भी उनकी एकता अधूरी थी। उस समय के सबसे शक्तिशाली मराठा सरदारों में से एक दौलतराव सिंधिया इस पूरी लड़ाई से बिल्कुल अलग रहे। उनकी न्यूट्रलिटी ने इस आखिरी मराठा मोर्चे को शुरू होने से पहले ही बेहद कमजोर कर दिया। अंग्रेज इस बार पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने एक एक करके मराठा ताकतों को खत्म किया। उन्होंने लड़ाई के साथ साथ डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल किया और संधियों के जरिए मराठा संघ को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था। उन्होंने सिंधिया को मजबूर करके ग्वालियर की संधि की ताकि वो लड़ाई से दूर रहें। होलकर को हराकर मंदसौर की संधि की गई और आखिर में जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया और पूना की संधि पर साइन किए। इस पूरी प्रक्रिया के जरिए मराठा परिसंघ को कानूनी और राजनीतिक तौर पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो 1775 से 1819 तक चले इन 40-45 सालों के संघर्ष का आखिर में नतीजा क्या निकला? हमारे इस विश्लेषण का यह आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है, जो हमें बताता है कि इन युद्धों ने भारत में कंपनी राज का रास्ता कैसे बिल्कुल साफ कर दिया। नतीजे बिल्कुल साफ और निर्णायक थे। सबसे पहले अंग्रेजों ने पेशवा के पद को ही खत्म कर दिया। ये मराठा संघ के दिल पर हमला था, क्योंकि पेशवा ही वो धुरी थे जो इस संघ को जोड़ती थी। दूसरा, आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय को पुणे से बहुत दूर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया 8 लाख रुपए की सालाना पेंशन पर, ताकि वो दोबारा कोई बगावत न कर सके। और तीसरा, अंग्रेजों ने एक चालाक कदम उठाया। उन्होंने मराठाओं के भावनाओं को शांत करने के लिए छत्रपति शिवाजी के एक वंशज को सतारा की एक छोटी सी रियासत का राजा बना दिया। ये सिर्फ एक नाम का राज्य था, जिसके पास कोई असली ताकत नहीं थी। इन कदमों के साथ भारत की सबसे बड़ी देसी शक्ति का अंत हो गया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। चलिए, अब एग्जाम की तैयारी के लिए इस मास्टर चीट शीट से सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला युद्ध 1775-82 पेशवा पद के झगड़े की वजह से शुरू हुआ और सालबाई की संधि के साथ लगभग बराबरी पर खत्म हुआ। दूसरा युद्ध 1803-5 मराठा सरदारों की आपसी लड़ाई और पेशवा बाजीराव द्वितीय की बेसिन की आत्मघाती संधि की वजह से शुरू हुआ, जिसका नतीजा मराठों की भयानक हार थी। और तीसरा युद्ध 1817-19 पिंडारियों के बहाने से शुरू हुआ और इसका परिणाम था मराठा शक्ति का पूरी तरह से विनाश। इस एक टेबल में इन तीनों युद्धों का सार है। और आज की इस विस्तृत चर्चा को मैं इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। मराठा, जो उस समय की सबसे बड़ी भारतीय शक्ति थे, उनकी हार के बाद अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने पूरे भारत पर अपना राज स्थापित करने के रास्ते में कौन सी बड़ी रुकावट बची थी? इस सवाल का जवाब हमें भारतीय इतिहास के अगले चैप्टर की ओर ले जाता है, जहां कंपनी राज एक साम्राज्य में बदल जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये मास्टर क्लास आप सबके लिए फायदेमंद रही होगी और एंग्लो मराठा युद्ध से जुड़े आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एडू सचिन से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।